हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जिन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो क्वेश्चन आए हुए हैं आपके डीबीटी बैट में। ओके, तो ये डीबीटी का एग्ज़ाम आपका हुआ था 23/4/2022 में, इवनिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि पार्ट ए के क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे पार्ट ए की क्वेश्चन है एंड यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यू आर गिवन ए 5 मिलीमोलर सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। ठीक है, तो इफ़ यू हाइड्रोलाइज it by adding equal volume of 10 millimolar HCl, what would be the final concentration of glucose and fructose। तो यहाँ पे हमें इन द हाइड्रोलाइसेट, तो यहाँ पे हमें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की फाइनल कंसंट्रेशन बतानी है। अगर हम उसको हमने 5 मिलीमोलर सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज दिया हुआ है। ठीक है, तो सुक्रोज आपका डाइसेकेराइड है। ठीक है, एंड जैसे ही वो आपका हाइड्रोलाइज हो रहा है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उसमें हाफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2.5 मिलीमोलर ग्लूकोज एंड 2.5 mm फ्रक्टोज। ठीक है, तो ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द नेक्स्ट इमेज। तो यहाँ पे एक सीरीज दी हुई है, आप यहाँ पे देखेंगे कि ये इस साइड दिया हुआ है। ठीक है, तो सेकंड में यहाँ पे हो गया। अगर हम यहाँ इस पे बात करें, इधर दिया हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये इस वाले बॉक्स में दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया होगा, तो ऐसा ऑप्शन में यहाँ पे फर्स्ट में ही दिया हुआ है, तो फर्स्ट इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका सीरीज हो जाएगी। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर ट्रांसक्राइबिंग प्रोटीन कोडिंग जीन द आरएनए पॉलीमरेज फॉर्म द प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स PIC इज एसोसिएटेड विद। आपको पता है कि ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। ये आपका आया हुआ है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन से। ठीक है, किससे आया हुआ है ये? यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन से आया हुआ है। ठीक है, और वहाँ पे हमें प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के बारे में है। तो आपको पता होगा कि वहाँ पे जी नहीं होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी होता है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब भी हम ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन होता है तो वहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, एक सेकंड, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें कि इस तरह से आपका एक जीन होता है। ठीक है, अब जीन में आपका यूकैरियोटिक की बात है तो वहाँ पे आपका टाटा बॉक्स होगा, TA। ठीक है, टाटा बॉक्स होगा। अब ये टाटा बॉक्स और उसकी कुछ साइड के बाद में आपका एक इनिशिएशन फैक्टर होगा +1। यहाँ पे सॉरी, फैक्टर नहीं, यहाँ पे इनिशिएशन पॉइंट होगा। ठीक है, तो INR। अब उसके बाद में सबसे पहले जो यहाँ पे फैक्टर आता है वो आता है आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड D। आपको पता होगा कि जो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड D है उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा कि जो ये है ट्रांसक्रिप्शन, ये फैक्टर सेकंड का मतलब होता है पॉलीमरेज सेकंड यूज़ हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे mRNA का सिंथेसिस कर रहे हैं। ठीक है, और आपका D होगा। ठीक, बाइंडिंग विद टाटा बॉक्स, ये यहाँ पे इस तरह से बाइंड होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब उसके बाद में आएगा आपका यहाँ पे आता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड A। उसके बाद में सेकंड A आया, सेकंड A के बाद में आएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड B। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड B के बाद में जो आएगा वो होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड F।
या फिर इसको हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है वो बाइंड होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एफ से बाइंड होता है, ठीक है। अब इसके बाद में कौन सा फैक्टर आएगा, इसके बाद में फैक्टर आता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ई, ठीक है। उसके बाद में क्या आया, एफ के बाद में ई आया। अब ई के बाद में आएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच, ठीक है। अब उसके बाद में एच आया। अब यहाँ एच आने के बाद में अब स्टार्ट हो जाता है इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ पे होता है क्या, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा और आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करें कि इनका रोल क्या है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन है उनका रोल क्या है, तो जो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी आएगा वो होता है टीबीपी कंपोनेंट, ठीक है। टीबीपी कंपोनेंट मतलब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी के साथ में प्लस टी यहाँ पे इसके अलावा टीबीपी भी होता है, ठीक है, प्लस 14TAF होता है। ये क्या होता है कि फर्स्ट टाटा कंटेनिंग प्रिबनाउ बॉक्स, ठीक है, वो होता है टाटा INR। और सेकंड जो होता है वो अगर इस पे नहीं है तो फिर वो होता है सेकंड टाटा लेस, अगर वहाँ पे टाटा बॉक्स नहीं है तब बाइंड होता है, ठीक है, INR प्लस DPE कोर 2। ओके, तो इस तरह से काम करता है। और ये जो TBP है ये एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है, ठीक है। TBP यूनिवर्सल फैक्टर मतलब टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये क्या होता है, TBP टाटा बाइंडिंग प्रोटीन होती है, ठीक है। और ये एसोसिएटेड किससे होती है, एंड एट लीस्ट 12 TBP एसोसिएटेड फैक्टर TAF। ओके, तो ये यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी एंड TBP बाइंड हो जाएंगे पहले। अब उसके बाद में आएगा या फिर क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी TAFS। तो रिकॉग्निशन ऑफ द कोर प्रमोटर, रेगुलेशन ऑफ TBP बाइंडिंग। अब ये हमारा आ गया यहाँ पे, ये हमारा हो चुका, ठीक है। इसके बाद में आपका आया था ए। अब ए क्या कर रहा है, ए का क्या मतलब है, A एंड B, ठीक है, A एंड B ये होते हैं स्टेबिलिटी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड प्लस DNA। तो ये एक तरीके से स्टेबलाइज करते हैं TBP एंड TAF बाइंडिंग को। ओके, एंड जो B है वो क्या कर रहा है, इंटरमीडिएट इन द रिक्रूटमेंट ऑफ RNA polymerase सेकंड एंड इन्फ्लुएंस सिलेक्शन ऑफ द स्टार्ट पॉइंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब ये हमें पता लग गया कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। जो बाइंड हो रहे हैं TBP एंड TAF बाइंडिंग, जो ये फैक्टर बाइंड हो रहे हैं उनको स्टेबल कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आता है आपका F। अब ये F क्या कर रहा है, F अभी आपको बताया था कि इस पे अब बाइंड होता है आके RNA पॉलीमरेज, क्या बाइंड होता है इस पे, RNA पॉलीमरेज कौन सा, सेकंड, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे किसका सिंथेसिस कर रहे हैं, mRNA का। तो अगर हम mRNA का सिंथेसिस करते हैं तो तब सेकंड होगा, अगर यहाँ पे हम tRNA का करते तो थर्ड होता, और अगर यहाँ पे हम rRNA का करते तब आपका फर्स्ट होता है, ठीक है, पॉलीमरेज फर्स्ट होता है, RNA पॉलीमरेज फर्स्ट। अब यहाँ पे ये आपका करता है यहाँ पे आता है RNA पॉलीमरेज सेकंड, रिक्रूटमेंट ऑफ RNA पॉलीमरेज सेकंड, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे ये CTD एंड NTD के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होगा।
ठीक, यहाँ पे होता है। अब उसके बाद में आता है आपका ई। अब ई क्या करता है, असिस्ट करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच को। ठीक है, ये जो आपका ई आता है वो जब एच आएगा उसको असिस्ट करेगा। ठीक है, एच को असिस्ट करता है। इसके अलावा और क्या है, इंटरमीडिएट इन द रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच मॉड्यूलेट्स वेरियस एक्टिविटी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच। मतलब एक ही बात याद रखनी है कि ये एच को असिस्ट करता है। ठीक है, किसको असिस्ट करता है, ई एच को असिस्ट करता है। अब इसके बाद में आता है आपका एच। ठीक है, जो एच होता है आपका उसके पास में तीन एक्टिविटी होती हैं। अब ये तीन कौन कौन सी एक्टिविटी होती हैं, एक तो होती है एच के पास में हेलिकेज की एक्टिविटी। ठीक है, कौन सी तीन एक्टिविटी हैं उसके पास में, एक तो होती है हेलिकेज की एक्टिविटी। ठीक है, हेलिकेज एक्टिविटी रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम क्लोज टू ओपन प्रमोटर कॉम्प्लेक्स, possible influence promoter clearance by phosphorylation of the C-terminal domain of the largest subunit of RNA polymerase second। ओके, तो यहाँ पे हेलिकेज क्या करता है, हेलिकेज जो ये होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड उनको तोड़ता है। ठीक है, हेलिकेज का काम होता है। ठीक है, दो स्टैंड को अलग करने का। अब उसके बाद में तभी तो स्टार्ट होगा वो। ठीक है, वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। अब हेलिकेज की एक्टिविटी एच के पास में है, इसलिए इसको हम एक तरीके से हीरो भी बोलते हैं, H4 हीरो, H4 हेलिकेज। एंड सेकंड आपकी होती है इसके पास में काइनेज की एक्टिविटी। ठीक है, काइनेज अभी बताया कि काइनेज क्या कराए, फोस्फोराइलेशन ऑफ द सी टर्मिनल डोमेन ऑफ द लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। तो इसके पास में जो है फोस्फोराइलेशन की एक्टिविटी भी है, काइनेज की एक्टिविटी भी है। And phosphorylation of the CTD is required at some promoter 2 and posing and abortive initiation। ठीक है, तो अबॉर्टिव इनिशिएशन ये सब एक्टिविटी के लिए। अब थर्ड एक्टिविटी होती है इसके पास में रिपेयर मैकेनिज्म, NER। ठीक है, NER की। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई डीएनए में कोई डैमेज है या यहाँ पे कुछ ऐसा है कि जिसको हम रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन होने से पहले ये जो एच फैक्टर है वो रिपेयर मैकेनिज्म को भी अपना के उसके अंदर अगर छोटा मोटा ऐसा है जिसको हम रिपेयर करके ठीक कर सकते हैं तो वो वहाँ पे रिपेयर भी करने की उसके अंदर कैपेसिटी होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो एच फैक्टर है उसके पास में तीन एक्टिविटी होती हैं, पहली हेलिकेज की एक्टिविटी, दूसरी काइनेज की एक्टिविटी एंड थर्ड होती है रिपेयर की एक्टिविटी। ठीक है, तो इस तरह से जो ये फैक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका यहाँ पे डी फैक्टर होता है, एक आपका ए फैक्टर है, बी फैक्टर है। ठीक है, बी के बाद में फिर आपका एफ फैक्टर है, एफ के बाद में ई फैक्टर होता है, ई के बाद में एच फैक्टर आता है। ठीक है, डी क्या कर रहा था, डी आपका टीबीपी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट एंड इसके साथ में बाइंड हो रहा था। ठीक है, तो ये जो आपका होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी, ये आपका टीबीपी कंपोनेंट एंड टीएफ होता है। ठीक है, टाटा रिकॉग्निशन ऑफ द टाटा बॉक्स। ओके, सेकंड आपका ए क्या कर रहा था, ए आपका एंड बी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था उनको ताकि वे अच्छे से स्टेबल हो जाएं। एफ क्या कर रहा था, एफ पे आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकंड आता है। ई जो होता है, ई आपका असिस्ट करता है, एच को असिस्ट करता है, और जो एच होता है उसके पास में हेलिकेज, काइनेज एंड रिपेयर, इन तीनों की एक्टिविटी होती है। इसके बाद में आपका ट्रांसक्रिप्शन
स्टार्ट हो जाता है। आई होप कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से क्लियर हो गई हो। अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि हमें ये बताना था कि जो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है उनमें कौन कौन से फैक्टर आपके होते हैं। यहाँ पे कुछ आपके ग्रुप दे दिए थे फैक्टर्स के, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे ए आपका भी पता लगा कि हाँ ए होता है, डी भी होता है, लेकिन जी आपने इस पूरे प्रोसेस में जी कहीं भी नहीं देखा, तो इसलिए ए ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड में क्या दिया हुआ है, ए होता है, जी नहीं होता, एंड एच जो है वो भी नहीं, सॉरी एच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जी दिया हुआ था इसलिए ये नहीं होता। आपने देखा कि ए होता है, ए क्या कर रहा था, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा रहा था, एंड एच क्या होता है आपका, हेलिकेज काइनेज एंड रिपेयर। ठीक, अब थर्ड में क्या आता है, थर्ड में एच होता है, यस एच होता है। इसके बाद में थर्ड में आपका एफ दिया हुआ है, इधर आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये एफ दिया हुआ है। ठीक है, तो एफ आपका होता है, एच यस होता है, एफ होता है, यहाँ पे पॉलीमरेज आके बाइंड होता है, डी भी होता है, ये आपका क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ द टाटा बॉक्स। ठीक है, एंड पॉसिबल INR सीक्वेंस। ठीक, तो ये भी आपका है, तो इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका डी क्यों गलत था, क्योंकि यहाँ पे सी दिया हुआ है। सी अभी आपने जितने भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पढ़े उनमें सी कहीं भी नहीं था, इसलिए सी नहीं होता। डी आपका होता है, एफ भी होता है, लेकिन सी नहीं होता, इसलिए ये गलत आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पे अगर ये सारा क्लियर हो गया होगा तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपके ओके तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो ये सारे फैक्टर होते हैं वो पहले आपका होता है डी, उसके बाद में आपका ए, फिर बी, फिर एफ, उसके बाद में ई एंड एच। ठीक है, ये सभी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं जो यूज़ होते हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में, एंड इनिशिएशन फैक्टर हैं ये सभी। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन और इनका यहाँ पे बताया गया अभी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया हो, एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमेशा अपना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहें। इसके अलावा एक नॉलेज और है जो यहाँ पे आपको बतानी है कि जैसे यहाँ पे अभी सेकंड नाम ले लेते, तो ये क्या होता है कि जो वो होता है RNA, सॉरी जो RNA होता है पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है, RNA पॉलीमरेज सेकंड एंड RNA पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, तो जो फर्स्ट होता है वो RNA के लिए होता है, जो आपका सेकंड होता है वो आपका होता है mRNA के लिए, और जो आपका थर्ड होता है वो होता है आपका tRNA के लिए। ठीक है, ये नॉलेज आप याद रखना कि जो फर्स्ट होता है, जो पॉलीमरेज फर्स्ट होता है वो होता है rRNA के लिए, जो सेकंड पॉलीमरेज होता है वो होता है mRNA के लिए, और जो पॉलीमरेज थर्ड होता है RNA पॉलीमरेज थर्ड होता है वो होता है tRNA के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैप्पी लर्निंग एंड हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू फ्रेंड्स।